नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपके दर्शकों को भी बहुत नमस्कार मेरा। सर, एक तरफ तो राहुल गांधी जर्मनी पहुंचकर बीएमडब्ल्यू की फैक्ट्री के चक्कर काट रहे हैं, पता नहीं कौन-सी मैकेनिकी वहां सीख रहे हैं। लेकिन क्या ये माना जाए कि वहां पहुंचते ही उन्होंने अपनी पार्टी के नेता पृथ्वीराज चव्हाण को एक नया टूल किट थमा दिया है, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर उलूल-जुलूल बातें करनी शुरू कर दी? देखिए, जो टॉप लीडरशिप करती है, कहती है, जो दिशा लेती है, तो वही फिर बाकी लोग भी करते हुए दिखाई देते हैं अंजू जी। डोनाल्ड ट्रंप ने केवल ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर में क्लैश हुआ था, उसमें 5 विमान गिर चुके थे और परमाणु युद्ध की नौबत आ गई थी। उन्होंने किसी कंट्री का नाम तो नहीं लिया था। तो राहुल गांधी ने ये क्यों पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि मोदी जी, 5 विमानों के गिरने का सच क्या है, देश जानना चाहता है। तो राहुल गांधी को ये कैसे अंदाजा था कि 5 विमान हमारे यहाँ के ही गिरे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो किसी का नाम लिया नहीं था और बाद में क्लियर हो गया कि विमान जो गिरे हैं वो पाकिस्तान के गिरे हैं। 5 नहीं गिरे हैं, 7 गिरे हैं, जिनमें एक तो करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर था। वो भी हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों ने ढूंढ निकाला और उसको मार गिराया। कुछ और विमान जो इनके हैंगर में थे और जो सुधार के लिए आए थे, तकनीकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो भी कुल मिलाकर के तो सारे विमानों की गिनती 14-15 तक पहुंचती है जो नष्ट हुए। तो जब राहुल गांधी पूछ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के एक जलेबी टाइप बयान के ऊपर कि मोदी जी, 5 विमान जो गिरे हैं उनका सच क्या है, देश को बताइए, देश जानना चाहता है, तब पृथ्वीराज चौहान क्यों नहीं उसी तरह की बयानबाजी करेंगे और उसी तरह की बकवासबाजी करेंगे। मैं कहूंगा कि जो आदमी केंद्र में मंत्री भी रहा हो मनमोहन सिंह के साथ, जो राज्यसभा का मेंबर रहा हो, जो लोकसभा का मेंबर रहा हो, जो महाराष्ट्र का 17वां मुख्यमंत्री रहा हो, जो विधानसभा के लिए चुना गया हो, उसको क्या ये अक्ल नहीं है? मैं कहता हूं एक बार को हम ये मान लें, और चलो 1962 का उदाहरण मैं देता हूं, मान भी क्यों ले। 1962 में नेहरू प्रधानमंत्री थे, चीन से हमारी सेनाएं जो हैं वो परास्त हुई, और किन परिस्थितियों में हुई उसका बैकग्राउंड भी देखेंगे तो पता लगेगा कि सेना ने ही, जवाहरलाल नेहरू की गलतियां परास्त हुई थी। वो जो सफेद कबूतर उड़ाने के मुद्रा में आ गए थे और चीनी हिंदी भाई भाई का नारा उछाल रहे थे, उसी का नतीजा था। और जो ये कह रहे हैं, जो आज का बयान है इनका, ये और भी खतरनाक है कि 12 लाख सेना का क्या हमें जरूरत क्या है, इसको तो खत्म कर दिया जाना चाहिए। हमें तो जो आजकल का युद्ध जिस तरह का लड़ा जाता है उसमें 12 लाख सेना का क्या जरूरत है। बताइए। आज ही नरवणे साहब ने एक प्रोग्राम में कहा है कि ये वहम पाल के मत बैठिए कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर में एयर बाय एयर जो है ये अटैक हुए और युद्ध का परिणाम आ गया, उसी तरीके से अब आगे भी होगा। एक युद्ध पुराने युद्ध की तर्ज पर नहीं लड़ा जाता है, अलग स्थितियां परिस्थितियां होती हैं। बहुत संभव है अगले युद्ध में जब भी हो, दोनों सेनाओं को सरहद पर ही भिड़ना पड़ जाए। तो उसके लिए मान लिया आज हम सेना बर्खास्त कर दें, पृथ्वीराज चौहान के दिव्य ज्ञान को ग्रहण करते हुए, और आगे को हमें जमीन पर लड़ाई लड़ने की नौबत आए, और जमीन पर लड़ाई लड़ने की नौबत आएगी अंजू जी। हमारे पश्चिमी जो एरिया के कमांडर हैं कटियार साहब, उन्होंने तो पिछले दिनों कहा है कि जिस तरह की गलत बयानी पाकिस्तान ने की है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये तब तक मानेंगे नहीं जब तक कि पाकिस्तान का एक बड़ा टुकड़ा हम कब्जा नहीं लेंगे। और जो राजस्थान की सीमा से लगते हुए इलाके में पिछले दिनों सैन्य अभ्यास हुआ है, उसमें इसकी भी ट्रेनिंग की गई है कि सेनाएं किस तरीके से क्रॉस करके अपनी सरहद और
इनकी जमीन पर कब्जा करेगी, उसकी भी बाकायदा ट्रेनिंग हुई है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई जब राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो पृथ्वीराज चौहान को कौन रोक लेगा? ये कहना इससे ज्यादा बेशर्मीपूर्ण कोई बयान नहीं हो सकता कि हम तो पहले ही दिन हार गए थे। हाँ। आप युद्ध लड़ रहे थे क्या? आप सेना के हिस्से थे क्या? आप किसी कमांड को चीफ कर रहे थे क्या? या रणनीति में आप साझेदार थे, हिस्सेदार थे, आप प्रत्यक्ष गवाह थे क्या? हमारी सेना के किसी भी स्तर के अधिकारी ने कुछ कहा है क्या? सिर्फ सीडीएस का एक बयान जो संभवतः उन्होंने सिंगापुर में दिया था एक प्रोग्राम में, जिसमें कहा था कि टेक्टिकल मिस्टेक हुई शुरू में। शुरू का मतलब ये है कि पहले पूरे दिन टेक्टिकल मिस्टेक ये हुई कि हमारे विमान उन्होंने मार गिराए और हमारे विमान उसके बाद उड़ने के लायक नहीं बचे। क्या बकवास है, क्या बकवास कर रहे हैं ये आदमी। हमारे पास कितने स्क्वाड्रन हैं, हमारे पास कितने विमान हैं। मैं ये मान लेता हूं चलो, और हमारे यहां जितने युद्ध हुए हैं सब में इस तरह के नुकसान उठाने पड़े हैं। वैसे तो हमारे एनएसए ने भी, हमारे सीडीएस ने भी, सेना प्रमुख ने भी, सबने चुनौती दी है, पूरे पश्चिमी मीडिया को भी, अमेरिका को भी और पाकिस्तान को भी, कि हमें इन 4 दिन के युद्ध में कोई एक जरा सा भी कहीं नुकसान हुआ हो उसका एक विजुअल हमें दिखा दें। बिल्कुल, हम मान लेंगे कि हमें नुकसान हुआ है और पाकिस्तान ने हमारा नुकसान किया है या हमारा विमान गिराया है। लेकिन मेरा कहना यह है कि चलो मान ले हमारा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो क्या एक ही विमान था हमारे पास या 4-5 विमान ही थे क्या हमारे पास? अगर हम राहुल गांधी की भी बकवास को मान ले, पहले ये पता कर लें पृथ्वीराज चौहान कि हमारे पास कितने स्क्वाड्रन अभी भी हैं और उसमें हमारा कितना बड़ा बेड़ा है जो इस समय ऑपरेशनल है, लड़ाई के लिए, फुल फ्लैश लड़ाई के लिए तैयार है, और एक तरफा नहीं 3 तरफा लड़ाई के लिए तैयार है। पाकिस्तान के मोर्चे पर भी, चीन के मोर्चे पर भी और बांग्लादेश के मोर्चे पर भी। तो जो सेना की तैयारियां हैं, जो सेना का पराक्रम है, इसको इस तरीके से झुठलाना, उसको अंडरमाइन करना। डोकलाम में जब हुआ तो डोकलाम में भी बकवासबाजी, गलवान घाटी में हुआ तो वहां भी बकवासबाजी, पूर्वी लद्दाख की जमीन को लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके सबूत मांग रहे हैं। एयर स्ट्राइक हुआ तो कहा कि वहां तो कौवे मर गए और एक पेड़ गिर गया। अभी ऑपरेशन सिंदूर पर भी बकवासबाजी शुरू है। सर मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस क्यों बोलती है। आप आर्टिकल 370 का वक्त उठाकर देख लीजिए, राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया था, कैसे इमरान खान ने, जो उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उस स्टेटमेंट को यूएन में जाकर बोला था कि हम नहीं कह रहे खून की नदियां बह जाएंगी, बल्कि वहां का ऑपोजिशन का एक बड़ा नेता कह रहा है। सर इनकी भाषा हमेशा पाकिस्तान के फेवर में क्यों होती है? क्यों ये वहां के टीवी चैनल्स पर हीरो बने फिरते हैं? हेडलाइंस में आने का इतना शौक है इनको कि किसी भी हद तक गिर जाएंगे। एक बार नहीं अंजू जी, सैकड़ों बार इन्होंने ये हरकत की है। और जो ये कहा जाता है ना कि ये वो जिन्ना वाली जो मुस्लिम लीग थी, अब कांग्रेस उसका रूप धारण कर चुकी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अभी दिल्ली में लाल किले से चंद कदमों की दूरी पर जो आत्मघाती ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 10 से ज्यादा लोग मर गए और कई व्हीकल जो है वो चपेट में आ गए, उससे भी बड़ी बात यह है कि लाल किला के ठीक पास हुआ है, गौरी शंकर मंदिर के पास हुआ है। और अगर इस पूरे मामले का खुलासा ना हो गया होता, अगर इतने बड़े पैमाने पर ये सफेद पोश डॉक्टर जो हैं वो गिरफ्तार ना हुए होते, तो इस देश में 6 दिसंबर को कितने हजार और लाखों लोग मरते, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक कितना बड़ा इन्होंने हौलनाक एक प्लान तैयार किया हुआ था कि जगह जगह ड्रोन से अटैक किए जाएं, रॉकेट से अटैक किए जाएं, और करीब 32 गाड़ियां इन्होंने तैयार कर रखी थी
अलग अलग भीड़ भरे शहरों में, अकेले दिल्ली में नहीं, अलग अलग जगहों पर उनको उड़ा दिया जाए और लोगों को मारा जाए, ठीक 6 दिसंबर को। क्योंकि राम मंदिर का निर्माण ही नहीं हुआ है, धर्म ध्वजा पताका जो है वो फहरा दी गई है, और ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि जहां पर विवादित ढांचा था वहां पर भगवान राम का मंदिर बन करके तैयार हो गया है। तो देख लीजिए आप, कोई गया है क्या? जितने घायल हुए थे, जो अस्पताल में भर्ती थे, कांग्रेस की तरफ से या विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से कोई उनका हालचाल जानने के लिए गया है क्या? किसी ने निंदा की है क्या खुल करके उसकी, या उस पर संसद में बहस मांगी हो इन्होंने कि साहब देश की राजधानी में लाल किला की से चंद दूरी पे ये ब्लास्ट हुआ है तो इस पर हम चर्चा मांग लें? क्योंकि इनके चिथड़े उड़ जाएंगे अपने आप ही। अल फलाह यूनिवर्सिटी किसके कार्यकाल में मंजूर हुई? किसने जमीन अधिग्रहण करने के लिए इनका फेवर किया? और किस तरीके से वहां पर भर्तियां हो रही थी, किस आधार पर हो रही थी, किसके कार्यकाल में हुई हैं, सब नंगे हो जाते हैं। और ये तो एक है ना किस्सा। अल फलाह यूनिवर्सिटी तो एक जगह है जहां पर ये चीजें पकड़ में आ गई। इस पूरे देश में कहां कहां कितनी अल फलाह यूनिवर्सिटी होंगी, किसी को अंदाजा है क्या? अभी पहले हम कहते थे कि जी पाकिस्तान ही पूरी दुनिया में टेररिस्ट को एक्सपोर्ट कर रहा है। ये जितने डॉक्टर थे ये कहाँ के थे? तो यहीं के थे सर, ये सब हिंदुस्तानी थे। बिल्कुल। कोई जम्मू कश्मीर से था, कोई लखनऊ से था, कोई कहीं से था, कोई कहीं से था। और अभी ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर जो फायरिंग करके लोगों को मार डाला गया, ये साजिद अकरम कहाँ का था? हैदराबाद। ये हैदराबाद, भारत का था। ये आप गर्दन ऊंची करके आप दुनिया को कह सकते हैं क्या कि भारत एक्सपोर्ट नहीं कर रहा टेररिज्म, या भारत में आतंकवादी तैयार नहीं हो रहे हैं? ये खतरा कितना बड़ा है अंजू जी, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते सर लेकिन हमारे यहाँ कम से कम ये तो है कि ये जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं, कट्टरपंथी बना दिए गए हैं, इनके खिलाफ हमारा देश तो खड़ा है। अगर वो ऑस्ट्रेलिया में हैदराबाद का बंदा पकड़ा गया है तो हम तो खुद भुक्त भोगी हैं इन्हीं घर में पैदा हुए आतंकवादियों से। इनके लिंक पाकिस्तान से तो है ना, पाकिस्तान में बैठे मुल्ला मौलवी तो इनका दिमाग खराब करते हैं सर, वहीं से तो सारी फंडिंग आती है। पाकिस्तान में बैठे मुल्ला मौलवी भी कहां से ऊर्जा और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं अंजू जी? देवबंद में दारुल उलूम को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? ये जो दुनिया भर के मदरसे हजारों की तादाद में हैं, जहां से ये शैतान पैदा किए जा रहे हैं, उन मदरसों पर ताले क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? 2 स्टेट में ही काम होते हुए दिखाई दिया है, एक असम में और एक उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने पूरी जांच पड़ताल करके पता कराया कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने मदरसे हैं, किस हाल में हैं, वहां पर कितने तालीम देने वाले लोग हैं, उनकी अपनी एजुकेशन क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। जिस जमीन पर ये मदरसे बने हुए हैं वो सरकारी है, गैर सरकारी है, कब्जाई हुई है या बैनामा करके वहां पर मदरसा बनाया गया है, इनकी एड कहाँ से आ रही है मदरसों की, ये सारा लेखा जोखा योगी जी ने पिछले दिनों तहसीलदारों को लगा करके, दूसरे अधिकारियों को लगा करके वो सारा डाटा कलेक्ट किया है। ऐसा काम पूरे देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर तेलंगाना वाला और तो कहते हैं कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। तमिलनाडु में एक मंदिर में दिया जलाने के लिए वो जज जो है उसके खिलाफ पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल जमात जो है मोर्चा खोल के बैठ गया है, इम्पीचमेंट की बातें हो रही हैं। तो सर ये तो आप सोचिए, इनको पालने पोसने वाले लोग कौन है? यही लोग तो श्रेय देते हैं, कांग्रेस वाले। कांग्रेस भी और कुछ क्षेत्रीय दल अलग अलग राज्यों में जो भी जिनको मुसलमानों के वोट चाहिए, वो सब इनको कवर फायर दे रहे हैं, इनको संरक्षण दे रहे हैं, इनको वित्त पोषण कर रहे हैं, इनको जमीनें दे रहे हैं ताकि ये अपनी जड़ें और गहरी कर सकें।
हम और आप कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम उस मानसिकता, उस जिहादी मानसिकता के खिलाफ हैं जिन्होंने लोगों का जीवन नरक करके रखा हुआ है और इस देश को जो बर्बाद करने पर आमादा है। आप मुझे बताइए कि अगर ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे मित्रों में से हैं अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जब उनको पता लगा होगा कि ये मूलतः 27 साल पहले तक भारत के एक बड़े शहर में रहता था अपने परिवार के साथ और 27 साल पहले ये ऑस्ट्रेलिया आया और यहाँ आकर के फल और सब्जी बेच करके इसने धन कमाया और उसके बाद एक यूरोपियन महिला से शादी करके यहाँ संतान पैदा की और उसको आतंकवादी बनाया, खुद भी आतंकवादी बन गया, तो उनके मन में क्या आया होगा? ये लोग किस तरीके से भारत को बदनाम कर रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये तो चलो हैदराबाद का सामने आ गया, भाई आप ये देखो ना कि पीएफआई की जड़ें कहां कहां तक थी। पहले सिमी को प्रतिबंधित किया गया, फिर पीएफआई को प्रतिबंधित किया गया और बिहार के ऐसे ऐसे इंटीरियर इलाकों में उनकी जड़ें थी जहां से दस्तावेज बरामद हुए थे। उन दस्तावेजों में पता लगा कि ये 2047 तक प्रधानमंत्री तो विकसित भारत बनाना चाहते हैं, ये इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं भारत को, भिजवाए हिंद करने वाले थे। जी हाँ। तो ये साजिशें कितनी बड़ी हैं और कहां कहां से वित्त पोषित हैं, कहां कहां से इनको संरक्षण मिल रहा। और घर के अंदर भी, भारत के अंदर भी ये पॉलिटिकल जमात पूरी तरीके से इनके साथ है। कैसे छातियां पीटी गई जब एसआईआर लागू किया गया बिहार में या बंगाल में या दूसरे राज्यों में, कहां कहां से इनकी चीखें निकल रही थी, केवल मुंह से नहीं निकल रही थी। तो आप अंदाजा लगाइए ना इनके दर्द की सीमा। अगर घुसपैठिया है, अगर उसके पास मतदाता पहचान पत्र है, अगर उसने आधार कार्ड बनवा लिया, उसने जमीनें खरीद ली, उसने घर बना लिया, आयुष्मान योजना का भी फायदा ले रहा है, मूल भारतीयों के हकों पर डाका भी डाल रहा है और गलत तरीके से वो ये भी तय कर रहा है कि किस राज्य में किसकी सरकार हो, कौन मुख्यमंत्री और कौन प्रधानमंत्री हो, तो इससे ज्यादा निकृष्टतम उदाहरण और क्या होगा पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कि एक जमात चाहती है कि नहीं, उनको, विदेशियों को ये फैसला करने दिया जाए और ये कहते हैं कि साहब भारत में हम संविधान के संरक्षक हैं और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। सर, विदेश में जाकर राहुल गांधी यही राग तो अलापते हैं, देश को बदनाम करने में वो किसी से पीछे थोड़ी हैं। अभी आप सोचिए कि जब वो जर्मनी में बीएमडब्ल्यू की फैक्ट्री के चक्कर काट रहे हैं, देश में संसद लगी हुई है, दोनों सदनों की कार्रवाई हो रही है और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के बावजूद इसी दौरान 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। सर, ये जिम्मेदार विपक्ष है और यही राहुल गांधी वहां पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप देखिएगा देश के खिलाफ क्या क्या बोलेंगे। वो तो एक्चुअल में एक ऐसा फ्रस्ट्रेटेड आदमी है जिसको अब अंजू जी लगने लगा है कि वो कभी भी उस पद पर नहीं पहुंच पाएगा जहां उसकी मम्मी चाहती है या जहां यहां का इकोसिस्टम चाहता है। राहुल गांधी को पता है कि वो वहां तक कभी नहीं पहुंचेगा। तो अगर आप उस दिशा में नहीं बढ़ पा रहे हैं और बार बार देश की जनता आपको ठुकरा रही है, आपको नकार रही है, आपको धिक्कार भी रही है, तो सवाल ये है कि जो चीज आप पा ना सको उसको डिस्ट्रॉय कर दो। ये जो मानसिकता है ना, वो क्या होता था, अभी भी कहीं कहीं ये शर्मनाक घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं। कोई लड़की पसंद आ गई, एक तरफा आप मोहब्बत करके बैठ रहे हैं, पता नहीं वो कैसी मोहब्बत है कि आप तेजाब फेंक दे किसी के ऊपर। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो आपको मिले ना मिले, उससे आपकी शादी हो ना हो, आप उसको जिंदगी भर खुश देखना चाहेंगे, वो चाहे जिसके साथ रहे, अगर आपने वाकई मोहब्बत की है।
तो अगर आपको देश से प्यार है तो चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो, बिल्कुल आप देश के खिलाफ बात नहीं कर सकते। अगर कोई और करता हुआ दिखाई देगा तो आप उसको झापड़ मारेंगे, अगर आप वाकई देश से प्यार करते हैं। तो ये सेंटिमेंट आपको कहीं दिखाई देता है क्या इनका? ये कमिटमेंट दिखाई देता है देश के प्रति? ये तो कहते हैं पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, दिया सलाई दिखाने की जरूरत है, यानी पूरे देश में आग लगाने की कामना कर रहे हैं। ये कोविड आता है तो कहते हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, सबके रोजगार छीनने वाले हैं। जो आदमी इस तरह की बातें करता हो, अनिष्ट की ही कामना करता हो, वो इस देश का कभी प्रधानमंत्री ना बन सकता, ना जनता उसको चुनेगी। और जर्मनी का आप जिक्र कर रही हैं, म्यूनिख में ये BMW के कारखाने में गए तो वहां जाकर के क्या कह रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग में और उत्कृष्टता में भारत पिछड़ रहा है। तुम्हें क्या पता है भाई? तुम तो देश में रुकते नहीं हो, तुम्हारे पास तो इतनी फुर्सत नहीं है कि 2004 से 2025 तक देश ने कौन कौन से मुकाम हासिल कर लिए हैं। इनकी इस बयानबाजी और बकवासबाजी का जवाब दिया है प्रदीप भंडारी ने एक डिटेल पोस्ट दे करके। उन्होंने बताया है कि 1991 में क्या स्थिति थी वाहन उत्पादन के मामले में, तैयार करने के मामले में, 2025-2024 तक क्या थी, मोबाइल फोन की कितनी यूनिट्स थी, आज कितनी हैं, मोबाइल फोन कितने बनाए जाते थे, आज कितने बनाए जा रहे हैं, कितने निर्यात किए जाते थे, आज कितने निर्यात किए जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का पूरा डाटा उन्होंने दिया है। लेकिन इनको हमेशा हमेशा भारत को बदनाम करना है, भारत को नीचा दिखाना है, दुनिया के सामने ये दिखाना है कि भारत में कुछ नहीं हो रहा है अलग अलग क्षेत्रों में जैसे। और ये पता नहीं किस मुंह से और कितनी बेशर्मी के साथ इस तरह की बातें कर कैसे लेते हैं, जबकि भारत जो है 2014 में 11th पोजीशन पर था आर्थिक मामलों में। पूरी दुनिया में हम 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करते थे, 2024 आते आते 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए। और अगले 1.5-2 साल में ईश्वर की मेहर रही और इसी तरह देश आगे बढ़ता रहा और कोई कारगुजारियां नहीं हुई तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा हमारा देश। बिल्कुल। लेकिन ना ये पचा पा रहे हैं और ना ही भारत विरोधी ताकतें पचा पा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। इन्हीं कांग्रेस पार्टी के नेता, आप याद कीजिए, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बैठकर कहते थे हमारी मदद करो मोदी को हटाने में। और इन्हीं की पार्टी का नेता संदीप दीक्षित हमारे आर्मी चीफ को क्या बोला था? गली का गुंडा। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा सेना को कोसती है। एक तरफ कह रहे हैं ये पृथ्वीराज चौहान की इतनी सेना की जरूरत कहां, और दूसरी तरफ आप याद कीजिए 1.5 साल पहले राहुल गांधी कह रहे थे सेना में भर्तियां नहीं हो रही हैं। तो ये इनकी अपनी बातें कितनी विरोधाभासी है। सर अखिलेश यादव को देख लो, आतंकवादियों के लिस्ट लेकर पहुंच गए थे हाई कोर्ट इलाहाबाद की, इनको केस माफ कर दो। याद कीजिए, तब उन्होंने कोर्ट को कहना पड़ गया था पद्मश्री दिलवा दो इनको। तो ये तो इस देश के विपक्ष का हाल है सर। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सर ये इस तरह की हरकतें करते हैं। आप सोचिए 26/11 आतंकवादी हमला, देश पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। उसके बाद सर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में इन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया। उस वक्त क्यों नहीं ठोका पाकिस्तान को इन्होंने? सिर्फ वोटों की तुष्टीकरण के लिए। मुसलमान नाराज ना हो जाएं, देश जल जाए, लोगों का लहू बहता रहे, लेकिन जबान नहीं खुलेगी। तो ये इस तरह के पॉलिटिकल जमात को अब लोगों ने ही एक्चुअल में नकार भी दिया है, एक्सपोज भी कर दिया है। और इनके फ्रस्ट्रेशन जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह यही है। अभी तो आप देखना जरा, बंगाल में इनको कुछ नहीं मिलने वाला है, और बंगाल में भी अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई, जिस तरह की तैयारियां हैं और जिस तरह का ट्रेंड इस समय हमें देखने को मिल रहा है लोकसभा चुनाव के बाद से,
किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर बंगाल में भी बीजेपी आ जाए। उसके बाद इनका हाल देखना। और अगर बंगाल में भी बीजेपी जीत जाती है तो उसके बाद असम में तीसरी बार हरियाणा की तरह सरकार बनेगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि अभी तो केरल में अनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम और एक दूसरी जगह इनके मेयर और चेयरमैन बने हैं। तमिलनाडु में भी इस बार का दमदार परफॉर्मेंस होगा। तो इसमें इनकी हालत खराब होने जा रही है। और असम और केरल अगर कांग्रेस पार्टी लूज कर जाती है इस बार भी, उसके बाद आप देखिएगा कि कांग्रेस के भीतर से तमाशा शुरू होगा राहुल गांधी के खिलाफ। इसके बाद शायद ही इनको बर्दाश्त किया जाए, क्योंकि अगर आप 3-3 लगातार चुनाव हारे किसी राज्य में, हरियाणा में हार चुके जहां हर 5 साल में सरकारें बदलती थी, केरल में हर 5 साल में सरकार बदलती थी, असम में भी, तो आप लगातार अगर नकारे जा रहे हैं पब्लिक के द्वारा, इसका मतलब आपकी लीडरशिप फ्लॉप, आपकी लीडरशिप में ही कमी है, वो ही कांग्रेस का सत्यानाश कर रही है। ये एस्टेब्लिश हो चुका है, अभी नकार रहे हैं, ये स्वीकार करेंगे और सारे स्वीकार करना शुरू करेंगे असम और केरल के बाद। बंगाल में तो वैसे ही इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। वहां तो कुछ भी नहीं है सर। आप याद कीजिए पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की हार तो देखी नहीं कि उनको तो वहां पे कुछ मिला ही नहीं, उल्टे ट्वीट कर रहे थे और बधाई किसको दे रहे थे? ममता बनर्जी को, सिर्फ इसलिए कि कोई बात नहीं, मेरा घर जल गया, लेकिन कम से कम बीजेपी तो सत्ता में नहीं आ पाई, इसलिए वो ये नहीं देख पा रहे थे कि 77 सीटें बीजेपी को आ गई, बीजेपी बढ़ गई। पिछली विधानसभा में कांग्रेस की भी 44 सीटें थी, 44 एमएलए थे, वामपंथियों के 22 एमएलए थे, दोनों शून्य पर आ गए। तो आपको अगर घर फूंक तमाशा देखना है तो देखते रहो, कुछ दिन में पार्टी ही खत्म है, स्वाहा हो जाएगी। सर अभी जो 2 दिन पहले राहुल गांधी एंड कंपनी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली की थी, अब सोचिए उस रैली में वो जो साथ के गठबंधन साथी थे वो तो थे ही नहीं। सुप्रिया सुले क्या कह रही थी संसद के अंदर खड़े होकर कि मैं भी तो ईवीएम से चुनकर आई हूं, मैं क्यों ईवीएम को दोष दूं? वहां पर उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हम तो, ये तो मुद्दा ही कांग्रेस का, हमारा तो मुद्दा ही नहीं। तो पहले ही अलग थलग पड़ गए अपने इंडी गठबंधन में, और बाकी रही से कसर बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव के बाद पूरी हो ही जाएगी। देखिए, इंडी गठबंधन तो खत्म हो चुका है। ममता बनर्जी पहले ही अलग हो चुकी है, केजरीवाल पहले ही अलग हो चुके, सुप्रिया सुले का आपने सुन ही लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस का सुन ही लिया, बचे कौन है? नीतीश कुमार बहुत पहले छोड़ करके वापस चले गए थे, तो कोई बचा नहीं है। और अब तो राहुल गांधी को लीडर के तौर पर कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। आप देखना, मेरी बात याद रखना, मैंने पिछले प्रोग्रामों में भी कहा था, अभी तो अखिलेश नहीं बोल रहे हैं, चुनाव जैसे नजदीक आएंगे अखिलेश यादव भी हाथ छुड़ा लेंगे। और वैसे अखिलेश ने कहना शुरू कर दिया, कल एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है या लड़ता रहा है, इसके आधार पर सीटों का बंटवारा नहीं होगा। कौन सी सीट कौन जीत सकता है, इसके आधार पर सीटें आवंटित की जाएंगी। तो हो गया काम शुरू। 2 ही सीटें तो जीती थी 2022 में कांग्रेस ने, और 2-2.5% वोट शेयर मिला था। तो 2 सीटें ले लो, ममता बनर्जी की तरह कह देंगे अखिलेश यादव। बुआ की राह पे चलेंगे भतीजा, मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ होने वाला है उत्तर प्रदेश में। लेकिन सर बस दुखद बात यह है कि ये राजनीति करें, बहुत सारे मुद्दे पड़े हुए हैं सर, लेकिन कम से कम उस सेना को तो बख्श दें जिस सेना की बदौलत में और आप इतने आराम से अपने घरों में बैठकर एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं। अगर हमारी सेनाएं सियाचिन और बॉर्डर पर डटी हुई हैं तभी तो हम सब हैं, और ये उसी सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कांग्रेस पार्टी के लिए हो ही नहीं सकती सर। लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि ये मुस्लिम लीग बन गई है भारत की। सर आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर
अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।